नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ नागपुर महाराष्ट्र के जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य कपिल सुभाष पेशने मौजूद है। पेशने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में और हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में। आयुष्मान को शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को वैद्य कपिल सुभाष पेशने के बारे में बताना चाहूंगी, उनका परिचय देना चाहूंगी। वैद्य कपिल आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने BA MS की डिग्री MUHS नासिक से पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद वैद्य कपिल ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, साथ ही नाड़ी परीक्षण में भी वो पारंगत हैं। कार्यक्रम के बाद आप वैद्य कपिल सुभाष पेशने से हृदय रोग, ब्लॉकेज, मस्तिष्क से जुड़ी समस्या और रीढ़ से जुड़ी समस्याओं के उपचार के बारे में जान सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य से परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर कपिल से जानते हैं कि आयुर्वेद में जटिल रोगों का इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कपिल जी कि ब्लड प्रेशर आजकल बहुत आम समस्या हो गई है। ऐसे में कितने इसके प्रकार होते हैं और इसका आयुर्वेद में क्या इलाज किया जा सकता है? अभी देखा जाए तो ब्लड प्रेशर इट इज़ द डिजीज़ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी ये 20वें शतक जो है अभी चालू है, उसका जो है डिजीज़ यानी ब्लड प्रेशर है। जब से बीपी अपरेटस का शोध लगा है या फिर इन्वेंशन हुआ है, तब से ये लोगों को पता चला कि बीपी क्या होता है। अभी नॉर्मल बीपी जो रहता है 120/80 अपना नॉर्मल बीपी होता है जनरली देखा जाता है। और बीपी ये कैसे डायग्नोस होता है? इट इज़ एन आर्टेरियल प्रेशर, जो आर्टरी में जो खून बहता है उसका जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर वो डिनोट करता है सिफन मीटर से, तो उसको 120/80 का नॉर्मल बीपी होता है। अभी देखा जाए तो हमारे जो क्लिनिक के जो है, क्लिनिक में कैसा है कि 10 में से 5 पेशेंट ये हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं अपने। तो उसमें से जो 50% जो पेशेंट लोग होते हैं वो अर्ली 50s के होते हैं। यानी अर्ली 50s में कैसा है कि 10 में से एक पेशेंट को हाई बीपी होता है, और इन द अर्ली 60s जो होता है 10 में से 2 पेशेंट को हाई बीपी चीज़ें होती हैं। और बीपी को जो साइलेंट किलर बोलते हैं, वाई इट इज़ को साइलेंट किलर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे बीपी है। जब एक्सीडेंटली वो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर चेक करता है, पता है उनको कि बीपी है 130/80, 140/90 बीपी है, और फिर उनको पता है कि मुझे बीपी है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज साइलेंट किलर। और इसका साइड इफेक्ट जो होता है बीपी का, ध्यान नहीं दिया तो अपने जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, किडनी, आइज़, इस पर इसके साइड इफेक्ट जाते होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर ये जो है बीपी को बोले। अब बीपी के कारणों पर हम जाएंगे तो कुछ जो है न्यूरोजेनिक कारण रहते हैं, उसमें रहता है एड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो बीपी के कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखा जाए तो बिगड़ती हुई दिनचर्या है, बिगड़ती हुई ऋतुचर्या है, इसके कारण, और स्मोकिंग है, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबिसिटी, ये सब चीज़ों के कारण जो है बीपी ज़्यादा बढ़ता है लोगों के। साथ में देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल जो है आज के जीवन में, जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होती है लोगों के, उसके कारण बीपी जनरली बढ़ा हुआ रहता है। बीपी के यदि प्रकार को अपन देखें तो सबसे पहले रहता है कि बॉर्डर लाइन सबसे पहले होता है कि बॉर्डर लाइन बीपी। तो ये बॉर्डरलाइन में क्या है कि वात और पित्त की ज़्यादा विकृति होने के कारण से बॉर्डरलाइन बीपी होता है। और ऐसे में चिकित्सा करते समय कैसा है कि वात और पित्त की चिकित्सा की तो बीपी वो धीरे धीरे कम आना शुरू होता है। दूसरा आता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, अपन जो बोलते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट जो है लैंड्स इन एसेंशियल हाइपरटेंशन, 90% ऑफ पेशेंट जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन में लैंड करते हैं। तो उससे आयुर्वेद की तुलना की जाए तो कोई लोग इसको शिरागत वात भी बोलते हैं, यानी कि जब शिरा जो रक्त की वाहिनी जो रहती है उसमें यदि वात का प्रकोप होता है तो शिरागत वात उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, रक्त वाहिनी जो है वो पतली होना शुरू हो जाती है और उसके कारण बीपी बढ़ना का शुरू हो जाता है, शिरागत वात। कोई लोग इसी को वैन बल प्रवृत्त बोलते हैं। अभी हृदय में जो है, हृदय जो है उतना चेतना का स्थान है, हृदय जो अपना साधक पित्त का स्थान है, हृदय अपना जो है वो वैन वायु का स्थान है। वैन वायु का कार्य क्या है कि रस और रक्तों को सारे शरीर में फैलना। जब इसमें विकृति हो जाती है तब बीपी यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन ये सब चीज़ें होती है। बाद में जो आता है मॉडरेट हाइपरटेंशन जो रहती है, मॉडरेट हाइपरटेंशन इसमें क्या है कि समानावृत्त प्राण, ये सब चीज़ें मॉडर्न हाइपरटेंशन में होते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन ये टर्म जो है, इसमें जो है क्या है पेशेंट को स्वेद बहुत ज़्यादा आता है, लोमहर्ष लक्षण होती है। तो इसको आयुर्वेद में जो है मॉडरेट हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन में तुलना कर सकते हैं। यानी आवृत्तवात, जब एक वायु से दूसरा वायु आवृत्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं आवृत्तवात है।
तो सबसे ज़्यादा जो बेकार जो रहती है तो वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन क्राइसिस जो है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए कभी भी आता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, जब पांचों प्रकार के वायु कुपित हो जाते हैं और कुपित होने के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अभी अपनी आजकल के भाषा में देखा है तो इफ़ द ब्लड प्रेशर डोंट, हमने जब ब्लड प्रेशर ये एक या दो दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो जी। उसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ये सब चीज़ कहते हैं। नाउ द हाइपरटेंशन क्राइसिस इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। ये इमरजेंसी कंडीशन इसलिए आता है कि जब पेशेंट हाइपरटेंशन क्राइसिस में होता है तो उसमें कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या फिर स्ट्रोक में पेशेंट लैंड होता है। इसलिए हाइपरटेंशन क्राइसिस को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना ज़रूरी रहता है। इसकी चिकित्सा यदि देखा है आयुर्वेद की सब देखा है तो इसमें जो रक्त मोक्षण जो बोलते हैं सो ब्लड लेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हाइपरटेंशन क्राइसिस में रक्त मोक्षण जो करते हैं वो जुगुलर वेन से करते हैं या फिर राइट क्यूबर्टल फोसा है वहाँ से उनका रक्त मोक्षण करते हैं। रक्त मोक्षण करने से ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने से बीपी कम होने में मदद होती है। कुछ दवाई जो है इमरजेंसी दवाई कुछ बताई है जैसे भुरुत्वा चिंतामणि, हेमग्लोबिन पटली रसायन है, सुवर्ण सूच्यकार है, इन दवाई का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कम होने में मदद होती है। इतना सब करने के बाद भी कभी कभी बीपी फिर भी कम नहीं होता, इससे हम इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वो हम यूज ज़्यादा करते हैं। बीपी के लिए जो कॉमन जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं तो जो 90% लोगों को होता है इनके लिए तक्र जो धारा है सर्वांग तक्रार ये बहुत ही अच्छे रूप से पे करते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कनाडा में हुई थी 13th कॉन्फ्रेंस ऑन एसेंशियल हाइपरटेंशन, तो वहाँ पे एक शोध निबंध को प्रस्तुत किया गया। तो वो निबंध क्या है कि यूज़ ऑफ तक्र धारा इन एसेंशियल हाइपरटेंशन, और वहाँ पे शोध जो निष्कर्ष जहाँ है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन को तक्र धारा से बहुत ही अच्छे से प्रकार रिकवर आदमी हो सकता है। अभी तक्र धारा क्या आती है, जैसे पूरे शरीर में तेल की मालिश होती है और मेडिकेटेड जो तक्र रहता है जो बनाते हैं अपनी छाछ जो रहता है तक्र या फिर छाछ उसको अमल की है, मुस्ता है, राशन ये चूरन डाल के उसको मेडिकेटेड तक्र बनाते हैं और पूरे शरीर में मालिश करने के बाद कपिल जी, मैं जानना चाहूंगी कि आमतौर पर आपने कहा कि बीपी की जो प्रॉब्लम है वो साइलेंट किलर के तौर पर काम करती है, लेकिन ऐसे में पेशेंट्स पहचाने कैसे कि वो बीपी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसके कुछ सिम्टम्स हमें बताइएगा। हाँ, उसके सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को चक्कर आना ये सब चीज़ें रहती है, घबराहट होना सब चीज़ रहती है, और जब वो उठ के बैठता है तो उसका भ्रम ये लक्षण जो है वो आना शुरू रहता है। कभी कभी पाँव में सूजन भी आती है। ये अवस्था होने के बाद में आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और कंसल्ट करने के बाद में वो आपका बीपी जो है गिनता है, इफ़ इट इज़ मोर देन 120/80 तो वो पेशेंट जो है वो बीपी का पेशेंट हो जाता है सर। जी, तो ये कुछ सिम्टम्स है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं आपके शरीर में तो आप ज़रूर इसके लिए आप चेकअप करवाइए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एलडीएल और एचडीएल जैसे कोलेस्ट्रॉल क्यों बनते हैं और इसे आयुर्वेदिक में कैसे ठीक किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल जो है आयुर्वेद में एक श्लोक बोला है कि रोगे सर्वी भी मंदाग्नि, यानी कि कोई भी जो रोग है वो अग्नि मंद होने के कारण होता है। जब अग्नि मंद होती है तो जो रक्त का स्नेह बोलते हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसका पाचन व्यवस्थित नहीं होता। पाचन व्यवस्थित होने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें अग्नि की चिकित्सा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अग्नि की चिकित्सा करने से क्या होता है कि रक्तगत स्नेह का जो पचन व्यवस्थित होता है, रक्तगत स्नेह का पचन ठीक से होने से कारण कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू होता है। साथ ही लीवर का जो है फंक्शन, लीवर का फंक्शन सुधारने के लिए जो है आरोग्यवर्धिनी फलतिकादि काढ़ा है, ये सब चीज़ देने से लीवर की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है। लीवर की एक्टिविटी बढ़ने से जो रक्तगत स्नेह है उसका पचन होता है और ये कोलेस्ट्रॉल उनका कम होना शुरू होता है। कोलेस्ट्रॉल ये दो प्रकार के रहते हैं कि एलडीएल और एचडीएल। अभी एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो रहता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स बताए कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, घी खाना बंद कीजिए, तेल खाना बंद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं रहता क्योंकि घी और तेल खाना यदि बंद कर दीजिए तो जॉइंट्स पेन जो है वो आना शुरू होता है फिर से लोगों का। अभी एचडीएल जो है, एचडीएल इट्स कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये घी खाने से बढ़ता है। ये कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि अपन पीछे लगता है कि अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लेकिन जब एचडीएल ही नहीं रहेगा तो हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा। इसलिए कैसा है कि सुबह शाम खाने में एक चम्मच जो घी है, देसी गाय का घी, उसका सेवन करना चाहिए, जिससे वो एचडीएल बढ़ता है। जी, तो ये अब तक मिथ रहा है कि अगर तेल घी आपका सेवन करते हैं तेल घी का तो ऐसे में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपका बढ़ता है, जिसकी ज़रूरत अक्सर होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एंजियोप्लास्टी, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट है उसे एंजियोप्लास्टी ना करानी हो तो ऐसे में आयुर्वेद में उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? साथ ही अगर एंजियोप्लास्टी किसी की हो गई हो या बाईपास सर्जरी हो चुकी हो
तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? अभी एंजियोप्लास्टी जो रहता है, एंजियोप्लास्टी क्या रहता है कि एक प्रोसीजर रहती है जहाँ पे फेमरल वेन से कुआँ डाल के वो हार्ट में जो वेल्सेस हैं उनको देखते हैं कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कितना कमी है, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। यदि आपका ब्लॉकेज 60, 70, 80, 90, 95 तक है तो वो उसको आप दवाई से आप उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन रहती है, हार्ट अटैक आ जाता है या फिर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा रहता है, इमरजेंसी कंडीशन में एंजियोप्लास्टी किए तो कभी भी बेहतर है, बाद में लेकर उसको आयुर्वेद दवाई लेकर उसको अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपका ब्लॉकेज 60, 70, 80, 90% है तो उसको दवाई के जो द्वारा आप उसको ब्लॉकेज को आप कम कर सकते हैं। अभी इसमें जो दवाई जो यूज़ करता है वो उष्ण और तीक्ष्ण, जैसे अपन देखे थे कि सौंठ है, मरीच है, पिपली है, दालचीनी है और लौकी का रस वगैरह जो हम दवाई बना के देते हैं, जिससे वो ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और जो खून का जो बहाव जो होता है हार्ट के लिए वो उनका अच्छा होना लगता है। इसके लिए लेप चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम हर एक पेशेंट को देते हैं। लेप चिकित्सा इसमें उड़द की दाल रहती है, अरंडी का तेल रहता है और 2-3 चीज़ें मिला के लेप देते लगाने के लिए। रात को लेप लगाने के हम पेशेंट को बोलते हैं और हफ्ते में या एक बार और महीने में 3 बार ये लेप इनको देते हैं। ये लेप लगाने से क्या होता है कि हार्ट के जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। जी। हार्ट ब्लॉकेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि हार्ट ब्लॉकेज के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट को सबसे पहले उनकी जो दिनचर्या है वो उनको चेंज करना चाहिए। जैसे अभी जो दिनचर्या है लोगों की वो कैसा है, सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं, काम को जाते हैं, रात को 10 बजे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इससे उनको पेशेंट को विदग्ध जीर्ण ये प्रकार की बीमारी होती है, यानी पित्त बढ़ता है। इसलिए कई लोगों को हार्ट बर्न ये शिकायत जो होती है, यानी कि खाना खाने पर छाती में जलन होना, ये सब चीज़ होती है। तो उन्होंने पहले अपनी दिनचर्या जो है वो चेंज करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह 4:30-5 बजे उठे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इससे जो ऑक्सीजन जो है शरीर में अच्छे से जाता है और ऑक्सीजन जाने से जो हार्ट है उनका काफ़ी मजबूत हो जाता है। इस सब चीज़ें जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक आने पर आयुर्वेदिक में क्या कोई इलाज है? जैसे एलोपैथी में बताया जाता है कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ऐसा कुछ आयुर्वेदिक में भी बताया गया है? क्योंकि हार्ट पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक का स्तर बढ़ता जा रहा है लोगों में। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उसके लक्षण क्या आती हैं? बहुत ज़्यादा उनको में पसीना आना शुरू होता है, कई लोगों को उल्टी होती है, कोई लोगों को जुलाब होता है, कई लोगों को चक्कर ज़्यादा आती है और पेशेंट एकदम दुस्त पड़ा रहता है, तो समझ जाना चाहिए उसको हार्ट अटैक है। तो ऐसी अवस्था में कैसा है कि अपन डॉक्टर को या फिर हॉस्पिटल को फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस आने के लिए 20-25 मिनट लगते हैं। तो उस समय अपन जो आयुर्वेदिक जो उपचार क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो उपचार जो इसमें है कि अपने घर में जो हींग नामक जो वस्तु जो रहती है खाने में जो वापरते हींग वगैरह, है ना, तो हींग का जो है छोटा लेके उसमें गुड़ मिला के उनको गोलियां बना के थोड़ा सा उनको हींग खिलाते रहना चाहिए। इससे हींग या गर्म रहता है, इससे ब्लॉकेज थोड़ा कम होने में मदद होती है और हींग से वेदना का शमन भी होता है, वेदना का शमन भी होता है। ये सब करने के बाद में कुछ इमरजेंसी किट्स हमारी जो है डॉक्टर ने हमने जो डिवाइड की है तो वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं वैसे इमरजेंसी किट। तो जब भी ये सब चीज़ें जिसमें बृहत्वा चिंतामणि है, मकरध्वज है और बाकी हिंगू त्रिगुणा जो तेल है हम सभी पेशेंट को दे देते हैं समझो। तो ताकि कभी भी आपको चेस्ट पेन हुए या फिर कभी भी आपको ऐसी तकलीफ हुई हार्ट अटैक की, तो वो जो हिंगू त्रिगुण तेल जो है उसे 10 से 15 जो मात्रा है वो बताशे में खिला के उनको देते हैं, बताशे में उनको। तो इससे क्या है वो दर्द वो थोड़ा कम होता है और पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और जब एम्बुलेंस आती है और पेशेंट शिफ्ट हो जाता है आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है, तो इससे पेशेंट का लाइफ सेविंग जो है बहुत ही अच्छे से होता है। अगर इस दमा आपके प्रदेश में या फिर आपके इलाके में कोई आयुर्वेदिक वैद्य होगा तो उनके द्वारा तुरंत बस्ती जो दशमूल और धारणतर का तुरंत बस्ती यदि लिए तो हार्ट अटैक में जो वेदना है वेदना का शमन होता है और पेशेंट की जान बच सकती है। अल्टीमेटली पेशेंट की जान बचाना इज़ इम्पोर्टेंट। जो 20 मिनट अपने हाथ में रहते हैं उसके लिए जो भी चीज़ें हमने बताई वो यदि की है तो पेशेंट का पेन थोड़ा कम होता है, पेशेंट रिलैक्स होता है और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बाकी दवाई शुरू से पेशेंट से बच के निकल जाता है। जी, मतलब पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है तो हमारे पास 20 मिनट अभी भी हैं, फिर चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, अगर हींग की गोली के साथ गुड़ को मिला के खिलाया जाए तो हार्ट अटैक में राहत मिल सकती है। आयुर्वेद, जैसे ही आयुर्वेद का नाम आता है एक टर्म आती है नाड़ी परीक्षण। तो नाड़ी परीक्षण कई लोग मानते हैं कि नहीं पता चलता है, लेकिन आयुर्वेद में ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है कि नाड़ी से आप पहचाने कि क्या रोग उसके शरीर में है और क्या ट्रीटमेंट की उसे ज़रूरत है। इस बारे में हमें बताइए कि नाड़ी परीक्षण क्या होता है, किस तरह उससे रोगों का पता चलता है। नाड़ी परीक्षण जैसे किताब में दिया है वात पित्त कफ के हिसाब से जो 3 उंगलियाँ रहती है, पहले दूसरी और तीसरी, ये 3 जो उंगलियाँ ये 3 उंगलियों से नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसमें वात और पित्त के कौन से दोष बढ़े हैं, कौन से गुण बढ़े, उस हिसाब से उनको लक्षण हम पूछते हैं। दूसरी जो नाड़ी परीक्षा जो रहती है हमारी जो संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, उनकी जो नाथ संप्रदाय की नाड़ी परीक्षा रहती है। ये जो नाड़ी परीक्षा जो रहती है इसमें ये तो वात पित्त कफ ये चीज़ें बनती है, लेकिन ये
दवाई बीमारी कैसी हुई, कैसी बढ़ रही है, इसको आदि दैविक है, आदि भौतिक है, ये सब चीज़ें पता चलती है। कभी कभी अपन बहुत पुराने साल में जब यंग रहते हैं तब गिर जाते हैं, गिरने के बाद में 25 साल के बाद में जो है पीठ का दर्द शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें नाड़ी जब देखते हैं तो ऐसा नाड़ी में ऐसा सूचनाएं आती रहती है कि ये आदमी फलाना जगह गिरा है, उसके कारण ये तकलीफ हुई है। अल्टीमेटली वहाँ पे जो ट्रॉमा हुआ वो ट्रॉमा ठीक करने से वो पेशेंट ठीक होता है। ये जो नाथ संप्रदाय की नाड़ी परीक्षा है, ये जो है ये हमारे संप्रदाय में नाथ संप्रदाय नाड़ी परीक्षा है। इससे बाकी चीज़ें भी पता चलती है ना, भविष्य में जो बीमारी होने वाली वो भी पता चलती है, पिछले इसने क्या खाया, क्या पिया और क्या गलतियाँ की उसके कारण ये बीमारी है, ये सब चीज़ें नाथ संप्रदाय के नाड़ी परीक्षा में पता चलती हैं। जी, तो नाड़ी से ये कहा जा सकता है कि नाड़ी परीक्षण से ज़्यादातर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। आपके बॉडी में किन एलिमेंट्स की कमी है, वात पित्त कफ की जैसे बात कही, उसी से सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है और अक्सर उसमें ही डिसबैलेंस होने से कोई भी बीमारी पैदा होती है। कपिल जी, मैं आपकी फेमस दवा स्वर्णप्राश के बारे में जानना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को भी उसके बारे में बताएं। अच्छा, सुवर्ण अर्जुन जो प्राश है या फिर सुवर्ण प्राश है, ये जो दवाई है ये हम हर एक जो हृदय रोग के पेशेंट रहते हैं, जिनको एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनको बाईपास हुआ है या फिर जिनको हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री जिनको है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहना है, तो उन सभी के लिए हम सुवर्ण अर्जुन प्राश या फिर अर्जुन प्राश उनको हम पेशेंट को देते हैं। इसके लेने का तरीका बहुत ही ईजी है। रोज़ सुबह 6 बूंद आपको पानी में मिला को आपको लेना है सुबह। और ये जिससे लेने से क्या होता है, इसे लेने से क्या दिखता है, नंबर 1 पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरी बात क्या है, हार्ट अटैक जब आता है या फिर उसको माइक्रो इन्फेक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पे एक व्रण उत्पत्ति है, व्रण एक प्रकार जख्म उत्पन्न होती है। वो जख्म उत्पन्न से वहाँ पे क्लेद की निर्मित होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, वहाँ के सेल्स है जो है वो मरे हुए रहते हैं और वो मरे होने के कारण वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम पहले पेशेंट लोगों को गूगल कल्प देते हैं। गूगल कल्प देने के बाद में ये सुवर्ण अर्जुन प्राश उनको शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और जो नई जो रक्त वाहिनियाँ हैं जो वो जो उनमें बनने में जो उनको मदद होती है, यानी रिकैनुलेशन ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो सुवर्ण अर्जुन प्राश से होता है, यानी 100% रिकवरी इज फ्रॉम द सुवर्ण अर्जुन प्राश। इसलिए ये दवा का सेवन जो हम सभी पेशेंट को करते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होने में काफ़ी मदद होती है इससे, क्योंकि इसमें जो है दवाई में एक सुवर्ण भस्म है जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा अर्जुन है और वचा है, ये दोनों चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हार्ट का दर्द कम करता है। यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो ऐसी अवस्था में ये सुवर्ण अर्जुन प्राश हम 10-10, 20-20 बूंद उनको 15-15 मिनट में पेशेंट को लेने के बोलते हैं, अलॉन्ग विथ हेमाग्लोबिन पोटलियस। ये लाइफ सेविंग ड्रग है। जी, हार्ट पेशेंट्स के डाइट की हमने बात की कि कैसे उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हम घी और तेल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर आज की जो डाइट होती है उसमें रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे में आप हमें बताइए कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो किसी भी हार्ट डिसीज़ से गुजर रहे हो, इन लोगों को कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, घी कितना खाना चाहिए, इस बारे में हमें ज़रा बताइए। यस, ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है और आज का जो जीवन शैली है इसमें काफ़ी लोगों को पता नहीं कि क्या कौन सा तेल खाना चाहिए कि कौन सा तेल नहीं खाना चाहिए। अभी जिनको हार्ट अटैक आया है या फिर जिनको पता चला है कि मुझे इतने ब्लॉकेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कुछ दिन तक, यानी 15 दिन तक, 21 दिन या फिर 1 महीना या फिर 2 महीने तक जो घृत है और जो घी है और तेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस अवस्था में। और जैसे ही से वो बाहर निकलते हैं या 2 महीने के बाद में, तो घी और तेल का सेवन अपने ज़रूर करना चाहिए। अभी तेल कौन सा यूज़ करने का ये भी आयुर्वेद ने बताया है कि जैसे हम सभी पेशेंट को अलसी का जो तेल बोलते हैं, उसको मराठी में उसको जवस बोलते हैं या फिर अलसी का, ये हार्ट के लिए सबसे अच्छा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको में ओमेगा 3 ज़्यादा रहता है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है। और रिफाइंड तेल के बजाय आप जो कच्ची घानी का जो तेल रहता है उसका यूज़ आप ज़्यादा कीजिए। आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स आई हैं जो आप घर में लगा सकते हो, आप उनको तेल निकाल के तुरंत वापर सकते हो। सिर्फ रिफाइंड जो कच्चे घानी का तेल है तो उसका एक सेल्फ लाइफ पीरियड, यानी कि वो कैसा है 2 या 3 महीने के बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप जो तेल है वो 2 या 3 महीने पहले कंज्यूम किए कच्ची घानी का, तो ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। रिफाइंड तेल में जो केमिकल्स डाल के वो निकालते हैं, वो केमिकल्स हार्ट के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। और दूसरी बात कैसा है कि जो घी जो अपने हैं, आजकल बहुत से घरों में घी कैसे बनाते हैं, वो ऊपर का जो है मलाई निकालते हैं, मलाई को जमा करते हैं, मलाई को जमा करने के बाद में उसको गैस पर रखते उसको घी निकाल लेते हैं। लेकिन जो मेथड है ये गलत है। ये ऐसा घी जो खाते हैं तो उनको डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल से, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो घी कैसे निकालते हैं, पहले दूध है, दूध का दही बनाओ, दही का तकर बनाओ यानी छाछ बनाओ, छाछ को जो मटते हैं तो उससे जो निकलता है मलाई यानी मक्खन, मक्खन को गैस पर रख के जो बनाते हैं वो घी है।
वो घी खाने से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो फैट है, चर्बी है, वो चर्बी भी धीरे धीरे कम होता है। आजकल कैसा है कि वज़न कम करने के लिए भी घी का जो यूज़ है वो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वज़न करने के लिए। इसलिए रिफाइंड तेल का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको जी। यदि तेल का सेवन करना है, वो अलसी जी। का तेल जो हार्ट के पेशेंट के सबसे बेस्ट है, और घी का सेवन सुबह शाम 2-2 चम्मच आप घी का सेवन कीजिए हार्ट के पेशेंट में। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि घी अब तक जिस तरह से आप घर में, यदि हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं और समझिए कि इस तरह से आपको घी नहीं बनाना है, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उस तरह से आप घी बनाइए घर पे यदि आप बना रहे हो, और साथ ही कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि आयुर्वेदिक इलाज में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो जड़ से उसे ख़त्म करता है। तो ऐसे में हार्ट डिसीज़ को ख़त्म करने में अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे कितना समय लगता है? और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ आप एलोपैथी की दवाइयाँ या किसी और पैथी की दवाइयाँ भी ले सकते हैं? हाँ, एलोपैथी अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ में आप एलोपैथी की या फिर आधुनिक शास्त्रीय दवाई आप ले सकते हो, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। लेकिन सिर्फ देखना चाहिए कि उनको डॉक्टर ने कौन सी उनको दवाई प्रिस्क्राइब की है, और उनका और अपने आयुर्वेदिक ड्रग का कुछ ड्रग इंटरेक्शन होता है कि वो अपन को देखना बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी जो रिसर्च वर्क जो है, जैसे कोई लोग कैसा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सुबह लहसुन की जो कलियाँ हैं, लहसुन की जो कलियाँ उसका सेवन करते हैं, राइट। और डॉक्टर लोगों ने उनको एस्पिरिन की भी गोली दी रहती है। एक्चुअली एस्पिरिन का काम क्या है कि रक्त को पतला करना, ये जो है ये एस्पिरिन का काम है। और जो लहसुन है वो भी काम वही करता है, एस्पिरिन को पतला है। लेकिन अभी रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि एस्पिरिन और लहसुन ये दोनों यदि साथ में कंज्यूम किए तो आपका खून पतला नहीं होता, खून होता गाढ़ा। ये नया रिसर्च है। तो आपको पहले ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने उनको एस्पिरिन की गोली दी है, जिनको एस्पिरिन गोली चाहिए उन्हें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, और जिनको एस्पिरिन नहीं दिए तो उन्होंने लहसुन का सेवन करना चाहिए। तो दोनों दवाई साथ में चल सकती है, सिर्फ उनके जो इंडिकेशंस है, कॉन्ट्राडिक्शंस है दवाई के, वो आपको देखना ज़रूरी रहता है। जी, कितना समय लगता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हार्ट पेशेंट को ठीक होने में? जो हमारा अनुभव है, अभी 17 साल से हम ये हार्ट की दवाई लोगों को दे रहे हैं, तो हमने इनके 3 महीने के पैकेजेस, 6 महीने के पैकेजेस और 1 साल के पैकेजेस, डिपेंड्स ऑन द सीवियर। बहुत ही ज़्यादा 90% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है, तो उनको दवाई की मात्रा थोड़ी हाई बना के हम उनको 3 महीने में पेशेंट रिकवर होता है। 3, 6 और साल भर में ये जो हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट ये पूरे तरह से रिकवर हो जाते हैं, और जिनको दवाई देने के बाद रिकवर हो चुके हैं उनको रिकवर ज़्यादा हुई नहीं। जो हमारा जो पहला जो पेशेंट था, तो उसकी उम्र थी 75 साल, और उनको डॉक्टर एंजियोप्लास्टी बोले करने के लिए, तो उन्होंने नहीं किया। उनके लक्षण क्या थी कि वो 2 सीढ़ियाँ चली कि उनका सांस फूलती थी और चक्कर आते थे उनको। लेकिन दवाई उन्होंने साल भर, साल सवा साल, 1.5 साल में दवाई लिया। दवाई लेने के बाद में आज वो खेत में जाते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं और 5 किलोमीटर आते हैं। और जब हमेशा वो डॉक्टर के पास जाके चेक करते थे, चेक करते समय वो बताते थे कि मैं 3 माले चढ़ा हूँ, 3 माले उतरा हूँ। जो आदमी पहले 10 कदम या फिर 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ता था, आज वो 3 माले चढ़ के नीचे उतरता है, और उसको भी हो गए 10 साल। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि उन्हें, जिन्होंने एक बार दवाई ली है, तो दवाई लेने के बाद में जो खान पान है उसको ठीक रखे, तो उनको कभी हार्ट डिसीज रिवर्स नहीं होता है, पेशेंट उसमें ठीक हो जाता है उसमें। जी, तो हार्ट डिसीज़ में इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना है। दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी हार्ट डिसीज़ से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और हमारे इस प्रोग्राम में आपकी कई सारी गलतफहमियां भी क्लियर हो चुकी होंगी। मैं कपिल जी, मैं अंत में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स दें और उन्हें संदेश दें। सभी ने स्वस्थ रहने के लिए अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या क्या रहती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से क्या होता है, अपने इसमें वात पित्त का भी 3 दोष बताए हैं। यानी सुबह का जो काल रहता है, सुबह 4 से 6, ये जो काल, ये वात का काल रहता है। ये इस समय अपन उठें, जगें, और जिससे क्या है कि अपने जो मोशंस है, पेशाब है या फिर लैट्रिन वगैरह प्राकृतिक ढंग से साफ़ होती है। जैसे ही 6 बज जाते हैं, अपन 8 बजे 9 बजे उठते हैं, जिससे क्या है कि शरीर में कफ बढ़ना शुरू होता है, और शरीर में कफ बढ़ने से लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है। और मैक्सिमम जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, जिनको एसिडिटी की तकलीफ़ होती है, उनको डेफिनेटली आगे चल के हार्ट अटैक आता है। इसलिए पेट साफ़ होना ये बहुत ज़रूरत है। इसके बाद दिनचर्या, और दूसरे ऋतुचर्या कैसे, अब जैसे ग्रीष्म ऋतु चलिए, ग्रीष्म ऋतु में कौन से पदार्थों का सेवन करना चाहिए, वर्षा ऋतु में कौन से पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बताइए। ये सब चीज़ें आप आपके जो वैद्य लोग उनसे बात करके अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या अच्छे से प्लान कीजिए। ये प्लान करने से आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ नहीं होती। यदि हुई तकलीफ हुई भी, वो थोड़े से दवाई से आप उससे बाहर निकाल सकते हैं। जी, आयुर्वेद में ये तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी दिनचर्या। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम करते हैं, तो ऐसे में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा
और आपको किसी भी डॉक्टर या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर कपिल पेशने जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हार्ट पेशेंट्स के लिए आज इतनी ज़रूरी बातें और इतनी ज़रूरी चर्चा हमने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।